उत्तराखंड बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का परीक्षा परिणाम घोषित हो चुका है और हर बार की तरह इस बार भी बालिकाओं ने ही फिर से बाजी मारी है। हाई स्कूल परीक्षा 2025 में पंजीकृत परीक्षार्थियों की संख्या 1,13,238 थी, जिसमें से 1,09,859 परीक्षार्थियों ने एग्जाम दिया और 99,725 परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए, यानी कुल परीक्षा फल 90.77% रहा। और इसी तरह इंटरमीडिएट परीक्षा पंजीकृत 1,08,980 परीक्षार्थियों में से 1,06,345 परीक्षार्थियों ने एग्जाम दिया और पास होने वाले का जो प्रतिशत है वो 83.23 रहा। हाई स्कूल का रिजल्ट है वो 90.77% हमारा है। इसी प्रकार से जो हमारा इंटरमीडिएट का परीक्षा फल है वो 83.23% हमारा रहा है, जो कि पिछले वर्षों की तुलना में कुछ हमने ज़्यादा अचीवमेंट किया हुआ है। ये हमारा परीक्षा फल है। प्रदेश में देखिए, यदि मैं हाई स्कूल की बात करूं तो प्रथम जो श्रेणी में हमारे बच्चे रहे हैं विवेकानंद विद्या मंदिर इंटर कॉलेज मंडल सिरा, जो बागेश्वर हमारा है सबसे दूरस्थ क्षेत्र है, वहाँ के बच्चा है कमल सिंह चौहान। और जो हमारा दूसरा स्कूल है कुसुमखेड़ा का जो नैनीताल जिले में है, उसमें जतिन जोशी हैं, वो 496 नंबर दोनों लाभ प्राप्त किए हैं। तो ये 99.20% रहा है। ये हमारे जो है प्रथम श्रेणी के बच्चे हैं जिन्होंने टॉप किया हुआ है पूरे प्रदेश में। उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा 2025 के परिणाम घोषित हो चुके हैं और लक्सर के आईपी इंटर कॉलेज ने एक बार फिर शानदार प्रदर्शन किया और सुर्खियां भी बटोरी। इस कॉलेज के 4 छात्रों ने प्रदेश की टॉपर सूची में जगह बनाई है। आईपी इंटर कॉलेज के 4 छात्र राशि, इल्मा खान, सार्थक और अक्षांश यादव ने प्रदेश की मेरिट सूची में जगह बनाकर कॉलेज और क्षेत्र का नाम रोशन किया है। टॉपर छात्रों का कहना है कि उनकी सफलता के पीछे उनके शिक्षकों की मेहनत है, कॉलेज प्रबंधन की अनूठी शिक्षण नीति है और उनका खुद का समर्पण भी। इनमें से कुछ छात्र भविष्य में डॉक्टर बनकर तो कुछ इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाकर देश और समाज की सेवा करना चाहते हैं। कॉलेज का हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का रिजल्ट इस बार भी 100% रहा। मैं सबसे पहले इन बच्चों को शुभकामनाएं देना चाहूँगा जिन्होंने विद्यालय का नाम रोशन किया, अपने माँ बाप का नाम रोशन किया और क्षेत्र का नाम भी रोशन किया है। गत कई वर्षों से इस विद्यालय के बच्चे मेरिट में आ रहे हैं और इस स्कूल का प्रदेश में भी 10-12 साल तक पहला स्थान रहा है। तो ये जो प्लानिंग होती है कि किस तरह से बच्चे मेरिट में आए, किस तरह से रिजल्ट अच्छा रहे, एक प्लानिंग होती है इसके पीछे। और मैं सबसे पहले कहता हूँ कि अगर स्कूल का अनुशासन, बच्चों का अनुशासन ठीक रहेगा तो निश्चित तौर पर रिजल्ट अच्छा रहेगा, कोई बच्चा फेल नहीं हो सकता। सर मैं बहुत खुश हूँ, मेरे इतने स्ट्रेंथ आए और इन सब में मेरे टीचर्स और पेरेंट्स का बहुत बड़ा सहयोग रहा है। इन्होंने हमें बहुत अच्छे से गाइड किया और कभी भी हमें हार नहीं मानने दी, हमें हमेशा मोटिवेट किया और आगे बढ़ने के लिए हमें प्रोत्साहित किया। मेरा इस सफलता को प्राप्त करने का श्रेय पूरे स्कूल को जाता है। हमारे जैसे प्रिंसिपल मैम, प्रबंधक सर, सब टीचर्स, अगर ये हमें गाइड ना करते अच्छे से तो हम नहीं पहुंच सकते यहाँ तक। और ये हमें टाइम पे मोटिवेट करते रहते थे, इसी कारण हम सफलता प्राप्त हुई। यदि कोई युद्ध में योद्धा जीतता है तो उसके पीछे कुशल नेतृत्व का हाथ होता है। यदि हम सभी आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं तो उसके पीछे हमारे विद्यालय के सभी टीचरों, हमारे माता पिता और जिन्होंने भी हमें सहयोग किया है उनका हाथ है। मैं उन सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा। और दूसरी ओर हल्द्वानी के कुसुमखेड़ा के हरगोविंद सुयाल इंटर कॉलेज ने भी शानदार प्रदर्शन किया और एक बार फिर से सुर्खियां बटोरी हैं। इस कॉलेज के छात्र जतिन जोशी ने हाई स्कूल में 99.20% अंकों के साथ प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया है। जतिन ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता और शिक्षकों को दिया। वो भविष्य में इंजीनियर बनकर देश की सेवा करना चाहते हैं। जतिन की बड़ी बहन प्रतिभा जोशी ने भी इंटरमीडिएट परीक्षा में शानदार प्रदर्शन किया और प्रदेश में 25वीं रैंक हासिल की है। इसके अलावा हाई स्कूल में मनिका तिवारी ने 21वीं रैंक प्राप्त कर कॉलेज का नाम रोशन किया। दोनों भाई बहन और मनिका ने स्कूल के अनुशासित माहौल और शिक्षकों के मार्गदर्शन को अपनी सफलता का आधार बताया। ये बड़ी उपलब्धि है बच्चों के लिए भी, हमारे लिए भी, क्योंकि जिस प्रकार से हमने पूरे वर्ष भर एक प्लानिंग के साथ, मेहनत के साथ ये मेरिट में बच्चे कैसे आएंगे करके प्रयास किया था, उसका परिणाम आज है। गत वर्ष हम इंटरमीडिएट में टॉपर थे, स्टेट टॉपर, और इस बार मैंने अपने स्टाफ को चैलेंज किया था कि हम हाई स्कूल में टॉप नहीं कर पाए कई वर्षों से, इस बार हाई स्कूल में टॉप करना, और इस चैलेंज को स्वीकार करके हमारे पूरे स्टाफ ने और बच्चों ने और पूरे प्रदेश में इस प्रकार से पहला स्थान प्राप्त किया है। अच्छा लग रहा है क्योंकि कोई अगर मेहनत करता है, अगर वो सफल होता है तो सबको ही अच्छा लगता है। तो हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे बेटे ने ये मुकाम हासिल किया है और काफ़ी अच्छा लग रहा है।
10th क्लास के एग्ज़ाम्स दिए हैं बोर्ड के, यूके बोर्ड, और मेरी 21वीं रैंक आई है 10th क्लास में। मैं सबसे पहले तो अपनी मम्मी को, अपने भाई को, जिन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया घर में, और कभी भी मतलब मैं कोई भी गलती करती थी तो कभी भी मुझे ऐसे डांटा नहीं, समझा के सिखाया। और स्कूल में तो सारे टीचर्स, खासकर मेरी क्लास टीचर्स, जिन्होंने हमेशा सपोर्ट किया। अपनी सफलता का पूरा श्रेय अपने पेरेंट्स को और अपने टीचर्स को देना चाहूँगा। मैं घर पे सेल्फ स्टडी किया करता था, मैं कहीं कोचिंग भी नहीं गया, तो मेरे को मेरे क्लास टीचर गोकुल सर है, वहाँ पे खड़े हैं, उनने साल भर गाइड किया, तो उसका श्रेय तो मैं उसी को देना चाहूँगा। बाकी तो बहुत खुशी हुई। और उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद का परीक्षा परिणाम घोषित हुआ। बोर्ड परीक्षा में 10वीं में 90.77% रिजल्ट रहा। लड़कों ने 88.20% तो लड़कियों ने 93.25% रिजल्ट अपना हासिल किया है। उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत से हमारे ब्यूरो चीफ हरीश थपलियाल ने खास बातचीत की। एक बार आपको सुनवा देते हैं। उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा का परिणाम आज घोषित हो गया है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी मौजूद हैं। सर, आज बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट घोषित हो गया है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि पहाड़ों में कौन से ऐसे जिले हैं जिन जिलों में बेहतर परफॉर्मेंस रही है? देखिए, हाई स्कूल में सर्वाधिक जो है बच्चे पास अगर हुए हैं तो चंपाओ जिले से हुए हैं, और इंटरमीडिएट में सर्वाधिक बच्चे पास हुए तो पिथौरागढ़ जिले से हुए हैं। इंटरमीडिएट में जो टॉपर बच्चा है वो देहरादून से है। हाई स्कूल में जो टॉपर बच्चे हैं वो बागेश्वर से है। तो कुल मिला के हर जिले ने कुछ न कुछ इस बार उपलब्धि हासिल की है, और मुझे बड़ी खुशी है कि 2024 की तुलना में इस बार हाई स्कूल का रिजल्ट लगभग 2% ज़्यादा रहा है, इंटरमीडिएट का रिजल्ट लगभग 1% ज़्यादा रहा है। इस बार टॉपर बच्चों की संख्या भी बढ़ी है और फर्स्ट क्लास बच्चों की भी संख्या बढ़ी है। सर, आपने टॉपर बच्चों से बातचीत करी, क्या उनका रिस्पॉन्स रहा है? देखिए, आप तो सामने थे, बहुत सकारात्मक उनके घर वाले भी हैं, वो भी हैं, और ये बड़ी बात है कि उन्होंने शिक्षा विभाग को धन्यवाद दिया है कि शिक्षा विभाग अब शिक्षा पे बहुत ध्यान दे रहा है, आमूलचूल परिवर्तन हो रहा है। और मैं ये कह सकता हूँ कि जब से हमारी सरकार आई है, हमारे धामी जी मुख्यमंत्री बने हैं और मैं शिक्षा मंत्री बना हूँ, तो हमने काफ़ी चीज़ अपने शिक्षा क्षेत्र में किया है। से बातचीत करने के लिए धन्यवाद। तो ये थे शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत, जिन्होंने बताया कि धीरे धीरे जो उत्तराखंड के सरकारी विद्यालय हैं वो लगातार शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, और आगे भी सरकार का यही प्रयास रहेगा कि पहाड़ से आने वाले सभी छात्र जो है अच्छा परिणाम देंगे। अपने सहयोगी अमित कुमार के साथ हरीश थपलियाल, भारत 24 देहरादून। और उत्तराखंड में पंचायत चुनाव एक बार फिर से टलने की कगार पर हैं, और उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है चारधाम यात्रा। तो आइए इस पर एक विस्तार से आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। उत्तराखंड में नवंबर 2024 में पंचायतों का कार्यकाल खत्म हुआ था। तब सरकार ने 6 महीने के लिए पुराने पंचायत प्रतिनिधियों को ही प्रशासक बनाया था। अब इनका कार्यकाल भी जून 2025 में खत्म होने वाला है। नियमों के मुताबिक इससे पहले पंचायत चुनाव हो जाने चाहिए, लेकिन मौजूदा हालात में ये संभव नहीं दिखता। पंचायतों के लिए अभी तक आरक्षण तय नहीं हुआ है और 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा भी शुरू हो रही है। सरकार और प्रशासन के सामने दोहरी चुनौती है, चारधाम यात्रा की व्यवस्था संभालें या पंचायत चुनाव करवाएं। पंचायत चुनाव इतने बड़े स्तर पर होते हैं कि यात्रा की व्यवस्थाओं के साथ इन्हें करवाना किसी बड़े इम्तिहान से कम नहीं। जो लोग पंचायत चुनाव कराने की बात कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि सारी मशीनरी चारधाम यात्रा से लेकर के बाहरी राज्यों से, विदेशों से आने वाले पर्यटकों की व्यवस्था में लगी रहेगी। और यदि पंचायत चुनाव कराने पड़ते हैं तो जो राज्य के अंदर 7,499 ग्राम पंचायत है, और उसके अलावा क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत हैं, उनके 66,000 से अधिक पंचायत प्रतिनिधियों के चुनाव कराने के लिए 7,600 मतदान केंद्रों पर लगभग 1 लाख से अधिक कर्मचारियों की आवश्यकता होगी। उसके अलावा जो परिवहन व्यवस्था है उसमें जो गाड़ियों की आवश्यकता होगी, चारधाम यात्रा की वजह से वो मिलना मुश्किल है। पंचायतों के निर्वाचन के लिए लगभग सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। जैसा आपको अवगति है कि हमने पंचायतों की वोटर लिस्ट, क्योंकि इसमें एक पृथक वोटर लिस्ट होती है, तो वो वोटर लिस्ट तैयार करने की कार्यवाही नवंबर से जनवरी और फरवरी माह तक पूर्ण कर ली थी। अभी तो क्योंकि यात्रा या उन चीज़ों को लेके, क्योंकि कार्य तो सभी शासन प्रशासन में होते रहते हैं, लेकिन जो भी तैयारियां हैं उसकी हम गहनता से राज्य सरकार के साथ विचार विमर्श करेंगे जब भी ऐसी स्थिति आएगी, और उसके बाद किसी निर्णय पर पहुंचा जाएगा।
अगर 2019 के चुनाव को छोड़ दें तो उत्तराखंड में पंचायत चुनाव कभी समय पर नहीं हुए। राज्य बनने के बाद 2001 में पंचायतों का कार्यकाल खत्म हुआ, लेकिन चुनाव 2 साल बाद 2003 में हुए। 2008 के चुनाव 6 महीने की देरी से सितंबर में हुए, जबकि 2013 में होने वाले चुनाव 1 साल देरी से नवंबर 2014 में हुए। अब इस मुद्दे पर सियासत भी गर्मा गई है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी हार के डर से चुनाव टाल रही है। वहीं बीजेपी का कहना है कि चारधाम यात्रा भी उतनी जरूरी है, क्योंकि लाखों श्रद्धालु उत्तराखंड आते हैं, जिससे स्थानीय लोगों की आजीविका जुड़ी है। जहाँ तक ये पंचायत चुनाव का सवाल है, सब लोग ये जानते हैं कि इनका समय काफी निकल चुका है। पंचायत लोकतंत्र की एक तरह से नींव है, हमारा ग्रामीण जो प्रजातंत्र है उसकी नींव है। तो मैं समझता हूं कि भाजपा समझ रही है कि इन चुनाव में उसकी हार होगी, इस हार के भय से भागने पर लगे। ये बात सही है कि पंचायत चुनाव सही समय पे होने चाहिए, क्योंकि वह भी एक जनप्रतिनिधि व्यवस्था है और जनप्रतिनिधियों का चुनाव एक सही अंतराल के उस पर हो जाना चाहिए। लेकिन प्रदेश की सरकार पूरे प्रदेश के आधार पर निर्णय लेती है। हमको ये भी सोचना पड़ेगा कि भाई हमारा प्रदेश आपदाग्रस्त प्रदेश है, आपदाओं की कई जगह संभावनाएं अलग अलग प्रकार से दिखाई देती हैं। दूसरा, अभी चारधाम यात्रा का भी एक बहुत बड़ा हमारे यहाँ केंद्र बन गया है। लाखों लाख यात्री यहाँ आता है। पंचायत चुनाव में अधिकारियों का, कर्मचारियों का डिप्लॉयमेंट करना, उतनी ही व्यवस्था चारधाम यात्रा के लिए जुटाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। उत्तराखंड में 7,817 गांव हैं और हर गांव में कम से कम एक पोलिंग बूथ बनता है। इनके जरिए 55,000 से ज्यादा प्रतिनिधियों का चुनाव होता है। चारधाम यात्रा के अलावा जून से शुरू होने वाले मानसून भी एक बड़ी चुनौती है। बारिश के मौसम में पहाड़ी इलाकों में चुनाव करवाना आसान नहीं। अब सवाल उठता है कि क्या उत्तराखंड में इस बार भी पंचायत चुनाव समय पर नहीं होंगे? चारधाम यात्रा और मानसून के बीच फंसे इन चुनाव का भविष्य क्या होगा, जाने वाला समय ही बताएगा। भारत 24 के लिए देहरादून से हरीश थपलियाल की रिपोर्ट। रुड़की में एक राष्ट्र एक चुनाव विषय पर एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें उत्तराखंड सरकार के राज्य मंत्री रमेश गढ़िया और रुड़की नगर निगम की मेयर अनीता देवी अग्रवाल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। ये बैठक लोकतंत्र को मजबूत करने और इसके सुचारू संचालन के लिए बेहद अहम मानी जा रही है और बैठक की अध्यक्षता बीजेपी ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राकेश गिरी ने की। मुख्य अतिथि राज्य मंत्री रमेश गढ़िया ने अपने संबोधन में कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव एक विचार ये देश को स्थिरता और पारदर्शिता प्रदान करने की दिशा में क्रांतिकारी कदम है। उन्होंने बताया कि बार बार होने वाले चुनाव से न केवल सरकारी खजाने पर बोझ पड़ता है, बल्कि विकास कार्य भी बाधित होते हैं। अगर लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जाएं तो समय और धन की बचत होगी, साथ ही प्रशासनिक कार्यों में निरंतरता बनी रहेगी। एक राष्ट्र एक चुनाव का जो राष्ट्रव्यापी लोक जागरण अभियान चल रहा है, उसके लिए रुड़की आए थे। रुड़की के प्रबुद्ध लोगों के बीच में हमने इस विषय को साझा किया है। जो देश का ज्वलंत मुद्दा है, केंद्र सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया। इस देश के अंदर जो वर्तमान चुनाव प्रणाली में खामियां हैं और जिसके कारण कहीं न कहीं जनता को सफ़र करना पड़ता है, उसके लिए उससे छुटकारा मिले और उसकी जो सिफारिशें हैं रामनाथ कोविंद समिति की, उस सिफारिशों के बारे में हमने यहाँ बताया है कि देश में आने वाले समय में एक राष्ट्र एक चुनाव ये भारत की आवश्यकता है, इस समय की मांग रहेगी। एक साथ लोकसभा और विधानसभा का चुनाव होना चाहिए, उससे समय की बचत भी होगी और जनता पर आर्थिक बोझ भी कम होगा और देश के विकास के लिए बहुत सहायक सिद्ध होगा। इन विषयों को लेकर हम यहाँ आए थे और जनता से हमने बातचीत की। एक राष्ट्र एक चुनाव देश की सबसे बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि हम सब इससे प्रभावित होते हैं। आज इलेक्शन हुआ, फिर 2 महीने बाद एक इससे तो छुट्टी मिली नहीं, फिर 2 महीने बाद दूसरा इलेक्शन चालू हो गया, फिर 6 महीने बाद दूसरा इलेक्शन आ गया। एक आचार संहिता ख़त्म नहीं होती है और फिर दूसरी आचार संहिता चालू हो जाती है। और सबसे बड़ी बात तो इससे हर आदमी, बच्चे से, अब हम ये सोचेंगे भाई बच्चों को इससे क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन वो भी प्रभावित होते हैं। शिक्षकों की ड्यूटी लग जाती है, आज यहाँ ड्यूटी लगी हुई है, कल दूसरे इलेक्शन में लग गई, तीसरे तो साल में जो है वो ये मान के चलिए कि 2 महीने तो इसी चीज़ में निकल जाते हैं, 20 गुना पैसा खर्च होता है। तो इस सब से बचने के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की पहल बहुत ही अच्छी पहल है और हम सबको इसका समर्थन करना चाहिए और वाकई देश की प्रगति के लिए हमें इसका समर्थन करके और ये सब लागू करवाना चाहिए।
उत्तराखंड के नई टिहरी में टिहरी की सांसद माला राज्यलक्ष्मी शाह ने जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं की प्रगति उपलब्धियों की समीक्षा हुई और इस बैठक में सांसद माला राज्यलक्ष्मी शाह ने कई विभागों के कामकाज का जायजा भी लिया। इनमें सड़क निर्माण, पेयजल, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, बाल विकास, समाज कल्याण विभाग भी शामिल थे। सांसद ने अधिकारियों से योजनाओं की ताज़ा प्रगति रिपोर्ट मांगी है और जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र की योजनाओं से जुड़े कार्यक्रमों में सांसद और अन्य जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित किया जाए। साथ ही निर्माण कार्यों की रिपोर्ट जनप्रतिनिधियों को दी जाए ताकि विकास कार्यों में पारदर्शिता बनी रहे। जो योजना है काफ़ी इस बार बहुत अच्छी तरह से हुआ है। डीएम साहब ने भी अधिकारी लोग भी काफ़ी पहला से अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और समय कोई काम जल्दी होगा, कोई काम थोड़ा समय रहेगा, वो तो काम के अनुसार होता है। और वो मैंने आदेश दे दिया है, जैसा काम होगा सभी लोगों को पता होना चाहिए ताकि हमें भी पता चले कि क्या काम हुआ है नहीं है। नहीं तो 3 महीना बाद फिर जब मीटिंग होगा उसमें पता चलेगा। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत की गंगा सम्मान यात्रा ऋषिकेश पहुंची, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस यात्रा का समापन गंगा आरती के साथ हुआ। हरीश रावत ने कहा कि यात्रा से राजनीति में फैले प्रदूषण को दूर करेंगे। हरीश रावत ने अपनी गंगा सम्मान यात्रा 15 अप्रैल को उत्तरकाशी के मुखबा से शुरू की थी। यात्रा कई जगहों से होकर गुजरी और ऋषिकेश पहुंची। इस मौके पर हरीश रावत ने कहा कि यात्रा से जनता का माहौल कांग्रेस के पक्ष में हो रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि इस यात्रा का मकसद राजनीति में फैली गंदगी और भ्रष्टाचार को साफ करना है। इसके जरिए हम जो राजनीति में उत्तराखंड की एक गंदगी आ रही है, झूठ बोल करके लोगों के मत का अपहरण किया जा रहा है, लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करके जिस तरीके से लोगों का शोषण किया जा रहा है, उसके खिलाफ भी उत्तराखंड की राजनीति प्रवृत्ति हो सके, इसलिए भाजपा के झूठों का पर्दाफाश करने के लिए भी हमने ये यात्रा निकाली है।